नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी चरण में संस्कृति और आध्यात्म को अपना सियासी हथियार बना लिया है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में आखिरी चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृति के बहाने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं, इस्कॉन को गाली दे रहे हैं और ऐसी पार्टी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती है। वहीं 30 मई को जब 7वें और आखिरी चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा तो अध्यात्म के जरिए मतदाताओं के दिलो दिमाग में छाने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना है। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर विपक्ष का ध्यान भंग करने की भी प्रधानमंत्री मोदी की पूरी प्लानिंग है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरी चरण में देश की जनता जब 1 जून को ईवीएम का बटन दबाएगी तो उनके लिए मोदी की संस्कृति और अध्यात्म कितना बड़ा मुद्दा रहेगा। तमाम खास मेहमान इस विषय पर हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट पेश है। ममता ने मां, माटी और मानुष का नारा देकर बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया था। ममता ने बंगाल की संस्कृति को बंगालियों की स्वाभिमान से जोड़कर वोट का इंतजाम किया था। अब ममता बनर्जी पर इसी संस्कृति को नष्ट करने का आरोप पीएम मोदी ने लगाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में रैली कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। 34 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी, इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को राम मंदिर पर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। मोदी ने दावा किया कि ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी से बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विकसित और सुरक्षित बंगाल के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की जनता से अपील की। दरअसल बंगाल के 42 सीटों पर कब्जे के लिए बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। ममता के तो पूरा पोस्टमार्टम होके 1 तारीख को ही अंतिम पोस्टमार्टम है। टांका 4 तारीख को कटेगा, लेकिन पोस्टमार्टम 1 तारीख को है। इस बार सबसे ज्यादा, जिसने सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की, मुसलमानों के साथ अपने आप को जोड़ा, वहां के हिंदुओं को तबाह किया। इस बार बंगाल में हिंदू भी ममता को सबसे ज्यादा सजा देंगे।
बंगाल की जंग में बीजेपी के तरकश में कई तीर हैं। बीजेपी संदेश खाली के जरिए महिला अस्मिता के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी ममता के करीबियों को भ्रष्टाचार पर घेर रही है। ममता पर तुष्टीकरण का आरोप कर ध्रुवीकरण की कोशिश भी चल रही है। अब पीएम मोदी ने ममता पर बंगाल के संस्कृति का अपमान का आरोप लगाकर अपने तरकश के आखिरी तीर को भी चल दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने आखिरी चरण में संस्कृति और अध्यात्म को अपना सियासी हथियार बनाया है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी ने संस्कृति के बहाने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं 30 मई को जब 7वें और आखिरी चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा तो भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर विपक्ष का ध्यान भंग करने की भी पीएम की योजना है। पीएम मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। माना जाता है कि इसी जगह पर सन 1992 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और उन्हें भारत माता के दर्शन हुए थे। यहीं विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और अब पीएम मोदी इसी जगह पर ध्यान लगाकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दृढ़ संकल्प में तब्दील करेंगे। हालांकि विपक्ष पीएम मोदी के ध्यान लगाने को महज सियासी ड्रामा बता रहा है। विपक्ष पीएम मोदी से 10 सालों में किए गए कामों का हिसाब मांग रहा है। पश्चिम बंगाल में तो 3 पार्टियां लड़ रही हैं, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी और हमारा जो गठबंधन है वो सीट बंधन है। गठबंधन वो सीट बंधन है, पर असली जनबंधन तो वहां ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मैं इंडिया जनबंधन का एक हिस्सा हूं। एक को तो नहीं, वो हमने सीट बंधन नहीं हो पाया उनके साथ, पर जनबंधन तो है। 4 बैठकों में उन्होंने भाग लिया, इंडिया जनबंधन में है। अब देखना ये है कि आखिरी चरण में देश की जनता जब 1 जून को ईवीएम का बटन दबाएगी तो मोदी का संस्कृति और अध्यात्म कितना बड़ा मुद्दा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, पड़ाव इसके पार होते जा रहे हैं, अभियान के साथ साथ चुनाव प्रचार में जिस तरह के मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अब 7वें चरण का आखिरी मुकाबला 1 तारीख को होना है। चुनाव मतदान जो होने वाला है वो 1 तारीख को होने वाला है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर जो सामने आया है वो आया है संस्कृति और अध्यात्म। अब ये हथियार कितना बड़ा माना जाएगा और कितनी बड़ी चोट विपक्ष को देगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मोहम्मद एहतशामुल हक, नेता TMC से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह यादव, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में राकेश पोद्दार जी आप ही के साथ करती हूँ। लगातार 7 चरणों में मुद्दे एक के बाद एक बदलते चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा इस आखिरी पड़ाव में है संस्कृति और अध्यात्म। अगर अब इसे देखा जाए तो साफ तौर पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि TMC हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर उनका कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, साधु संतों को नहीं मानता है? क्या दिक्कत परेशानी है? आपको क्यों लगता है कि TMC को सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी मठों से, मंदिरों से, साधु संतों से है? एक चीज वक्ता जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, TMC से जो हमारे दीदी मुख्यमंत्री हैं बंगाल से, उन्होंने उनके कार्यकाल को देखिए, वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ हुआ है, कितनी बार मारपीट हुई, कितने लोगों को मारे गए, कितने लोगों को। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट का भी आपने देखा होगा किस तरह हाई कोर्ट ने फटकार लगाने का काम किया। पहला। दूसरा, मैं एक शब्द और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी घर बनाती है, आवास बनाती है, जिसमें उन्होंने अपने एजेंडे में, अपने योजनाओं में 2 लाख रुपया में वो घर अल्पसंख्यक को देते हैं। वही घर हिंदू भाई को देने का काम 18 लाख रुपया में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति उनके नजरों में है। हम लोगों ने भी काम किया इस देश के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किए, जिस काम से हम लोगों ने 3 करोड़ लोगों को घर बनाया। उसमें कभी हम लोगों ने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। हमने
राष्ट्रवाद के नाम पर, हम एक राष्ट्रवादी के नाम पर हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोगों ने किसी के घर का शौचालय बनाया, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से घर से शौचालय बनाने की बात, हमने कभी हिंदू और मुसलमान को नहीं देखा। हम लोग हमेशा देखा कि अंतिम पंक्ति में जो बैठा लोग हैं, जो बैठे हमारे जो लाभार्थी, उनको पहुंचाने का काम किया। हमने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया, अभी आयुष्मान कार्ड बनाया लगभग, हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हम लोगों ने हमेशा एजेंडे की बात करते हैं, हम लोग हमेशा विकसित भारत की बात करते हैं। अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी का सहयोग चाहिए, सभी का समर्थन चाहिए, तभी विकसित भारत बन सकता है। हमारा एजेंडा रहता है, हम ना हिंदू देखते, ना सिख देखते, ना ईसाई देखते, ना मुसलमान देखते, हम राष्ट्रवाद के नाम पर एक ही बात करना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं 10 साल के कार्यकाल में इंडी गठबंधन के लोगों ने कभी जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ा, कभी तुष्टीकरण के नाम पर चुनाव लड़ा, आपने नहीं लड़ा, के नाम पे लड़ा। जातिवाद का जो जिक्र आप कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद नहीं किया? जाति के नाम पर किसी तरह का कभी कोई कार्ड नहीं खेला गया? नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं किया। आपने हमारा देख सकते हैं, हमने जब से जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी और एजेंडा रहा, अगर हमने मंदिर बनाया तो मस्जिद बनाने का भी काम किया, अगर मस्जिद बनाया तो हम लोगों ने गुरुद्वारे बनाने का भी काम किया। उसी जिस तरह हम लोग ने तख्त हरमिंदर साहब को देखते हैं तो जामा मस्जिद को भी देखते हैं, हम राम मंदिर को देखते हैं तो जामा मस्जिद। यानी कि टीएमसी को दिक्कत है, टीएमसी को मठों और मंदिरों से दिक्कत है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम लोगों ने देखिए कभी हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि 80% हिंदू है तो 80% की बात करते हैं। किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, हम लोग स्पष्ट रूप से 140 करोड़ की बात करते हैं। आज भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 60 करोड़ लोग लाभार्थी हुए, 60 करोड़ की बात करते कि जो लाभार्थी हुए। अगर हमारी बहन 3 तलाक के मुद्दे पे हम लोगों ने बहनों को घर और आबरू की इज्जत बचाने का काम किया, हमने कभी नहीं देखा है हमारे मुस्लिम बहने। हमने अपने हिंदू बहन को जिस तरह अपने आंखों से देखा, जिस चश्मे से, उसी तरह मुस्लिम बहनों को हमने अपने चश्मे से देखा। ठीक है हक साहब, देखिए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टीएमसी को साधु संतों से अब कोई मतलब नहीं है। टीएमसी को, ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा साधु संतों से दिक्कत परेशानी होने लगी है। क्या ऐसा है? आपको दिक्कत परेशानी क्यों हो रही है? देखिए वक्ता दुबे जी, हमारे मित्र अभी राकेश पोद्दार जी जो अभी आपके चैनल में जो उन्होंने अपने वक्तव्य रखे सामने में, अभी हम समझते हैं कि पूरी जनता जनार्दन समझ लिए पूरा देख रहे हैं एपीएन न्यूज को, और मैं वक्ता दुबे जी का बहुत मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने बहुत ही अच्छी चीज पर डिबेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर का जो है समझ लिए भारतीय जनता पार्टी निर्माण कराया है और मस्जिद का भी कराया है, तो हमें बहुत अफसोस है कि मंदिर मस्जिद की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के जो राकेश पोद्दार जी बोल रहे हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। आज इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती। आप सबसे पहले सवाल जो है, यहाँ ममता बनर्जी भारत में जितने भी राज्य है सबसे एकलौता एक राज्य ऐसा है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एसटी, ओबीसी सभी लोग यहाँ एक बद्ध होकर रहते हैं। मैं आपको बता दूं वक्ता जी, जैसे हमारे कलकत्ता का सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझ लीजिए दुर्गा पूजा है, जो कार्निवल बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे रियासत मगरी बंगाल के रेड रोड में होता है, जिसको यूनेस्को की तरफ से सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ धूमधाम से दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, उसी तरह से छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से यहाँ हमारे गंगा घाट में 20 लाख से 40 लाख जायरीन पूरे भारत से आते हैं, तो यहाँ शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से होता है। अब आप आ जाइए, देखिए यहाँ हमारा बड़ा दिन जो क्रिसमस, जो कलकत्ता के ऐतिहासिक जगह पार्क स्ट्रीट है, जो एलन पार्क में हमारी नेत्री ममता बनर्जी इनॉग्रेशन करती है, जहाँ लाखों लाख की सदाई एवरी डे रहते हैं। अब आइए मुसलमानों के लिए नमाज रेड रोड में, उसी रेड रोड में जहाँ कार्निवल होता है, वहीं भी दुर्गा पूजा जहाँ होता है, वहीं पर हमारी ईद की नमाज आराम से होती है, जहाँ कम से कम 10 लाख मुसलमान यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। अब आइए कि जिस तरह से जो हमारे यहाँ ये एक इकलौता राज्य है जहाँ जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि धर्मो जात जार उत्सव स्वभाव, धर्म आपका भी है, धर्म मेरा भी है, धर्म उसका भी है, लेकिन बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ उत्सव हम लोग खुशी सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग मनाते हैं। अगर हमारे वक्ता राकेश पोद्दार जी बहुत ही जो इतने अच्छे ढंग से आपके एपीएन चैनल में कह रहे हैं कि हमारी सरकार
मंदिर भी बनाई है और मस्जिद भी बनाई है, और 3 तलाक की जो बात हमारी बहनें आज हमारे प्रधानमंत्री जी को तो पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में बांट दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से आप एनआरसी या सीए का जो मसला आया है कि तमाम बाहरी लोगों को जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से अगर आए हैं तो वो उनको हम नागरिकता देंगे एक्सेप्ट मुसलमान के। तो ये बोलते हैं हमारे राकेश पोद्दार जी कुछ बोलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी तो यहाँ डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। हमें समझते हैं कि जब से 10 साल से सरकार जो आई है मोदी जी, समझ लिए पूरा देश बेहाल हो गया है, इसलिए कि कारोबारियों के पास में कारोबार करने की पोजीशन नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है चरम सीमा पर, लोग खाने के लाले पड़ गए हैं। नहीं, ठीक है आपकी बात ठीक है, हक साहब ठीक है आपकी बात। नहीं सुनिए तो ठीक है। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे वक्ता बोल रहे हैं कि पोद्दार जी बोल रहे हैं कि यहाँ शौचालय बनाया है, तो हम कहते हैं कि हमारे भोजन की तो आवश्यकता नहीं है तो शौच कहाँ से होगा। और आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 केजी मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो 140 करोड़ का देश में 80 करोड़ लोग जो है बेकार हो गया। सोचिए 5 केजी अनाज में किसी का संसार चलेगा। इससे क्या दर्शाता है कि देश बदहाली की ओर है। और हम समझते हैं कि भारत एक ऐसा सेकुलर कंट्री है जहाँ समझ लीजिए हर जाति हर वर्ग को यहाँ। ठीक है, मैं लौटती हूँ साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास। राकेश सिंह यादव प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपके ऊपर भी इसी तरह का आरोप, अब जब बात संस्कृति और अध्यात्म को लेकर आई है, मठों और मंदिरों को लेकर आई है, तो सबसे पहला नाम अगर पार्टी का आता है तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो मंदिरों को लेकर, मठों को लेकर हिंदू विरोधी है। ये तो चाहते ही नहीं है। आपके नेता नाना पटोले जी कह रहे हैं कि जब अब राम मंदिर सरकार में आएंगे तो उसका शुद्धिकरण कराएंगे। यानी कि मुद्दे सारे खत्म हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर टीएमसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, मठों, मंदिर और मस्जिदों पर ही ये पूरी राजनीति टिकी है क्या सर? देखिए क्या होता है कि अगर 4 शंकराचार्य ने इस बात का विरोध करा कि जो मंदिर का शुभारंभ है वो सही तरीके से नहीं हुआ। अब चारों शंकराचार्य धर्म के ज्ञाता हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं समझा पाई तो गलती भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की है। इसमें कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है? अगर वो बोल रहे हैं कि हम शुद्धिकरण करेंगे, वापिस से पूजन होगा मंदिर का, मंदिर कंप्लीट होने के बाद फिर से सारी विधि विधान से सब चीजें की जाएंगी, तो उसमें सबकी सहमति है। नहीं तो आपको ऐसा क्यों नहीं? एक बात बताइए राकेश जी, अगर मंदिर का उद्घाटन कर दिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, रामलला को विराजमान कर दिया गया, टेंट से उन्हें घर में भेज दिया गया, तो यहाँ पर शुद्धिकरण को लेकर बात कहाँ से आ जाती है? अशुद्धि कैसे हो गई? भारतीय जनता पार्टी क्या अछूत है या ये वहाँ पर पहुंचे तमाम लोगों ने मंदिर को अशुद्ध कर दिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य थोड़ी ही है। हर चीज का एक नियम होता है, एक धर्म होता है, पूजा का एक धर्म और नियम होता है। कांग्रेस पार्टी हर नियम का पालन करती है। लेकिन राजनीति के लिए आप धर्म का उपयोग करोगे और वोट के लिए राम मंदिर, अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास करोगे जिसका शिखर भी पूरा नहीं हुआ, तो उसका विरोध अगर शंकराचार्य ने करा तो क्या गलत करा? ये आप जवाब दीजिए मुझे। क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि क्या उनका विरोध गलत था? क्या वो देश विरोधी है? क्या वो पाकिस्तानी है? अगर वो नहीं है तो फिर इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। वो गलत किया तो सुनना तो पड़ेगा आपको। आपने चुनाव के फायदे के लिए मंदिर का जल्दी उद्घाटन करा, आपने उसको पूर्ण नहीं कराया। अब आप भगवान राम के पीछे छिप जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो ये तो गलत है। लेकिन आप संविधान का पालन करें वोट के लिए, आपने जो काम करें उस पर वोट मांगे। लेकिन आप सिर्फ भगवान जय श्री राम बोल के वोट मांगेंगे और भगवान के नाम टीएमसी को भी तो आप इस पूरे रगड़े में घसीट रहे हैं। आप तो टीएमसी को भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि साधु संतों का जिस तरह से अपमान किया गया है वो बंगाल की पहचान है ही नहीं। बंगाल की पहचान तो बंगालियों की संस्कृति से है, बंगालियों के कल्चर से है। बंगाल में जिस तरह से लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं, जिस तरह से उनकी पहचान बनी है उसको लेकर है। तो अब आप अपने सहयोगियों से भी संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, देखिए धर्म और राजनीति दोनों अलग होती है। हर प्रदेश में अलग धर्म की स्थिति होती है। जो टीएमसी आप बंगाल की बात कर रहे हैं वहाँ अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, साउथ में आप कई जगह चले जाएंगे, कर्नाटक में वहाँ अलग है, लेकिन देश का संविधान एक है।
कोई भी सरकार अगर धर्म आधारित काम करती है और वो ये बोलती है कि उस पर हम वोट मांग रहे हैं, तो वो संविधान का अपमान करती है। क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विषय है, वो संविधान से देश चलता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान में यकीन नहीं करती है, इसलिए संविधान खतरे में। इसलिए कांग्रेस का नारा है कि संविधान बचाना है इस देश में। कैसे खतरे में है ये समझा सरकार को इसीलिए हटाना है। राकेश जी समझा दीजिए किस तरह से खतरे में है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है। अब तो साफ तौर पर ये भी बात सामने आने लग गई है कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए तमाम ऐसे भ्रम फैला रही हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी संविधान से नहीं चल रहा है देश। मैं वही बता रहा हूँ आपको। 5 जज सड़क पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। संविधान खतरे में, निश्चित खतरे में। आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा। ऐसा कभी 70 साल में नहीं हुआ जो मोदी जी के 9 साल में हुआ। क्यों हुआ? क्या वजह पड़ गई कि उन जजों को सड़क पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, बाहर मैदान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? ये तो कभी नहीं हुआ था इस देश में। इसलिए संविधान खतरे में, इसलिए संविधान की चिंता है कि कहीं ना कहीं जितनी भी वैधानिक संस्थाएं हैं उस पर अघोषित दबाव है। और अघोषित दबाव के बाद धर्म का उपयोग वोट लेने के लिए किया जा रहा है। देश की जनता को नफरत फैला के लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में मुजरा शब्द बोलते हैं। क्या देश के हिंदुओं को इसमें आपत्ति नहीं है? क्या देश की सनातन संस्कृति है? कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टी नहीं है। आप उसको क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं? मुजरे से क्या अर्थ था आपका? कौन से नेता के लिए बोला आपने? तो ऐसी असभ्य बातें करने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। यही शर्मनाक है और यही संविधान के लिए खतरा है। इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत से जड़ से उखाड़ने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है कि इस देश में जो भी प्रधानमंत्री बने वो देश हित की बात करे। तो आप जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों के बल पर इस चुनावी मैदान में उतरकर ये जंग छेड़ी है, लगता है आपको इसमें सफलता मिलती दिख रही है? निश्चित हिंदू कांग्रेस ने राज करा है देश में, तो इसी दम पे हिंदी भाषी दक्षिण भाषी तो किसने शुरू किया? सबसे पहले किस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई हम तो दक्षिण में बहुत मजबूत हैं, देखिए दक्षिण में आप कहाँ मजबूत हैं, आपकी कहाँ पर पकड़ है, आप हिंदू? आप बता दीजिए, आप बताइए ऑन रिकॉर्ड किस नेता ने बोला? नहीं नेता ने नहीं, राहुल गांधी जी ने बोला। नहीं, एक बात बताइए ना, लगातार दक्षिण की और कुछ भी बोलेगा, साउथ की नॉर्थ की बात क्यों होती है? बात नहीं होती। साउथ और नॉर्थ मीडिया के कहने से कांग्रेस की बात नहीं होती। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, गोदी मीडिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। कौन है गोदी मीडिया, ये भी बताइए। ये नहीं बोला कि साउथ में हम मजबूत हैं और साउथ हमारा है, हम डिवीजन कर देंगे, कभी नहीं बोला। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा, इन्होंने बोला कि मुसलमान आएंगे मकान छीन लेंगे, मुसलमान आएंगे मंगलसूत्र छीन लेंगे। इसने बोला, नरेंद्र मोदी ने बोला। क्यों बोला? पूछिए आप नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे देश में बंटवारा करने की कोशिश क्यों की? अगर 9 साल आपने काम किया था, बहुत अच्छे काम किए थे, तो अपना काम बताना। ठीक है राकेश जी, जवाब ले लेते हैं जी। राकेश जी, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करते, कभी देश बंटवारा की बात नहीं करते थे। कांग्रेस के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, 1942 में देश की बंटवारा करने वाले लोग राम मनोहर लोहिया जी की किताब पार्टीशन में पढ़ ले। राम मनोहर लोहिया जी की किताब में लिखा है, जाएंगे ना मैं अगर आपने सवाल पूछा उसका जवाब ठीक है राकेश जी, मैंने आपको पूरा समय दिया ना, तो नाथूराम गोडसे से शुरू होगा। नहीं राकेश जी, ऐसे नहीं, आप भी नहीं सोच सकते। ये तरीका नहीं। बात कीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बर्बाद किया है, वो बताइए। ठीक है, तो सुनिए ना सर, जवाब तो लीजिए आप जी। नरेंद्र मोदी जी ने कोई चीज बर्बाद नहीं किया, गुलामी की जंजीर को खत्म किया, नए संसद भवन बने। जिस राजपथ को आप राजा के नाम से था, जॉर्ज के नाम से, उसको बदलने का प्रतीक हम लोगों ने खत्म किया। इससे जनता को क्या फायदा पहुंच रहा है? राकेश जी चलिए ये समझा दीजिए। उसके बाद अगर मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। नहीं एक बात बताइए, ये राम मंदिर करना, मंदिर मस्जिद मठ करना, की बात करते हैं, हमारी सरकार आएगी तो उसका शुद्धिकरण कराएंगे। ये तमाम, ठीक है राकेश जी सुन लीजिए, ये तमाम जिस तरह के ये उठा के आप लोग जो लेकर आते हैं मुद्दे, क्या इन मुद्दों का आम जनता से कोई सरोकार है? राकेश जी देखिए, मैं बताना चतुर्वक्ता जी, दयानिधि मारन इंडी गठबंधन के लोग हैं, उन्होंने ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बंटवारे की बात कही है। वो तो कह रहे हैं हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा।
दयानिधि मारन का बयान है, आप लोग चैनल वाले लोग हैं, आप पत्रकार हैं, आपने तो कितनी बार चलाया दयानिधि मारन कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग बिहार के लोगों को कहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शौचालय साफ करने के लिए तमिलनाडु में आते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, उनके साथ एक गठबंधन में बैठे हुए लोग हैं। अरे भाई साहब, जिस दिन तक उस दिन बात कीजिए। मुझे बड़ा दुख लगता है, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ा। नेता ने बोला वो बताइए, रिकॉर्डिंग दीजिए, फिर बहस कीजिए उस पे। ये क्या हो रहा है सर? सब अपनी अपनी बातें सुनाने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? आप अपना निजी हमला उन पर कर रहे हैं, वो आप पर निजी हमला कर रहे हैं। नहीं सर, आप जनता को जवाब दे रहे हैं या एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं? ये तरीका तो नहीं है। देखिए झूठ बोला जाएगा। नहीं सर, तो रुकिए ना, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ ना राकेश जी। क्या मैंने आपसे सवाल नहीं किया? आपके जवाब को नहीं सुना मैंने। पार्टी झूठ बोलती रहेगी और हम उसका विरोध भी नहीं करेंगे, सच भी नहीं बताएंगे। ये तो तरीका कभी भी स्वीकार्य नहीं है। आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। आपको मैंने वक्त दिया ना सर कहने के लिए, ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको वक्त नहीं दिया, लेकिन बीच में मत बोलिए ना। भाजपा वाला एक शब्द भी नहीं बोल पाया क्योंकि एक भी झूठ नहीं बोला। नहीं आप नहीं सर, ऐसे नहीं जनता के सामने आप सर बीच में नहीं, इस तरह से डिबेट का कोई मतलब नहीं बनता जिसका निष्कर्ष तक ना हम पहुंच पाए, ना आपकी बात को हम समझ जाए। सर आप कैसे तय कर सकते हैं क्या झूठ क्या नहीं? आप सुनना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, झूठ सुनाएगा भी नहीं कोई। हाँ नहीं, आप सुनना चाहते हैं। इतनी देर में मैंने कहा कि जवाब ले लेते हैं, सर आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। ना आप टीएमसी के नेता को सुनना चाह रहे हैं, ना आप भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुनना चाह रहे हैं। सर अकेले अपनी बात सुनाना ना सुनना ये तो गलत है ना। अगर आप सुना रहे हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा। झूठ का तो जो विरोध है वो तो मैं करूंगा, वो आप चाहे अच्छा माने या बुरा माने। ठीक है, चलिए। भूपेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, भूपेंद्र कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। देखिए लगातार इस बात को कहना, टीएमसी से ये सवाल है मेरा हक साहब, लगातार इस बात को उजागर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने भाषणों में हर मंच से इस बात को उजागर कर रही है कि तोलेबाजी की बात हो, कटमनी की बात हो, टीएमसी की पॉलिटिक्स खूनी पॉलिटिक्स रही है। मुसलमानों के आरक्षण को देकर जो घुसपैठिए हैं उनको पनाह दी जा रही है। तो जिस तरह का एक बंगाल का कल्चर हुआ था, उस कल्चर को कहीं आपने पीछे छोड़कर अब एक नई तरीके की राजनीति की जा रही है। आपको लग रहा है कि जिस तरह की राजनीति बंगाल सरकार की तरफ से की जा रही है, ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरह से मठाधीश और हिंदू संगठनों के ऊपर वार पलटवार किया जा रहा है, इससे आपकी छवि धूमिल नहीं होती? एक बड़ा झटका टीएमसी को नहीं लगता? महिला होने के नाते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक डेंट नहीं पड़ता कि किस तरह से वो अपने आप को उजागर कर रही है, हिंदू विरोधी होने की बात कह रही है? देखिए वक्ता जी, अभी जो हमारे राकेश पोद्दार जी जो बोल रहे थे इतनी सारी बातें कि हम वगैरह, हमारी जो आपने सवाल किया ममता बनर्जी, देखिए ये एकलौता एक ऐसा, देखिए ऐसा राज्य है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पैर जमीन तले खिसक गई है, इसलिए वो बौखलाहट में है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आके कह रहे हैं कि मैं 42 में से 42 सीट ले लूंगा, बोलिए। और इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं हमारी पार्टी की मुखिया के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर में, कि यहाँ हिंदू खतरे में है। मैं आपसे पहले भी कहा था अभी कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, बड़ा ईद, होली, रामनवमी और गणपति पूजा यहाँ पूरे भारत में एकलौता राज्य है, यहाँ शांति पूर्वक से होता है। लेकिन मोदी जी यहाँ क्या है कि वो अपनी जो है वो इस तरह का झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ, कि देखिए आज हम समझते हैं कि जो श्रीलंका के हालात थे कि 14% मुसलमान श्रीलंका में थे, जो 86% को समझ लिए बेवकूफ बना रहे थे, तो यही हाल है भारत में। ये 80% हमारे जो हिंदू भाई है उनको इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं मुसलमानों के नाम पे कि मुसलमान जो है सब कुछ दे देगा और हिंदू खतरे में है। मैं वक्ता दुबे जी, मैं आपने अभी बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपकी भावना को कदर करता हूं, जो आपने डिबेट एक धर्म, जिस तरह से हमारा देश धर्म निरपेक्ष है उस तरह से आप जो है फेयर आप डिबेट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ देखिए हम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी तरह तरह के इल्जाम ममता बनर्जी के ऊपर लगा रहे हैं। तो देखिए ये कहीं न कहीं इनकी जो जमीनी सत्ता है, जो पिछले बार 2019 में
गलती से यहाँ आवाम 18 सीट दे दिए थे, तो हम समझते हैं ये जो चुनाव है ये बदलाव की चुनाव है, ये गणतंत्र बचाने का चुनाव है। तो रामकृष्ण मिशन के मुद्दे को ममता बनर्जी बीच में क्यों लेकर आई? जब आपको पहले से पता है रामकृष्ण मिशन वाले मुद्दे को, जिस पर उन्होंने कहा है कि रामकृष्ण मिशन जो स्थापना की गई मैं इसको नहीं मानती हूँ, मैं साधु संतों को नहीं मानती हूँ, तो रामकृष्ण मिशन को आपको तो पता है बहुत अच्छी तरह से सर, आप वहाँ के नेता हैं, आप अच्छी तरह से वहाँ की परिपाटी को समझते होंगे। रामकृष्ण मिशन से जितने लोग जुड़े हुए हैं बंगाल की जनता, उनको आहत नहीं किया आपने। देखिए ये सरासर जो है, ये समझ लिए कि मेरे पार्टी को इस तरह से ही किया जा रहा है। कल 2 दिन पहले हमारी ममता बनर्जी ने उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ, आप सुने होंगे। तो ये यू टर्न लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी सर? देखिए हमारे एक चैनल है, देखिए आप सेकुलर चैनल है, हाँ। बहुत से जो चैनल है जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उन्होंने हमारी दीदी की भाषण को तोड़ मड़ोड़ को डॉक्टरेट कर करके हाँ। उनको पब्लिश किया गया है। उसी पे जो है मैसेज जो खराब जा रहा था दीदी के प्रति, उन्होंने दीदी कल जो है उन्होंने लोगों से एड्रेस किए, बोले कि मैं एक वाहिद हूँ कि मैं बंगाल में हर धर्म का सम्मान करती हूँ और मैं एक खुद हिंदू हूँ और मैं खुद ब्राह्मण फैमिली से हूँ, इसलिए रामकृष्ण मिशन आप किसी भी धर्म का वो उसी तरह सम्मान करते हैं जिस तरह से अदर कम्युनिटी का सम्मान करते हैं। तो हम समझते हैं ये प्रोपेगेंडा जो इस तरह से बंगला जो रिपब्लिक बंगला है वो हमारी नेत्री की बात को तोड़ मोड़ को डॉक्टरेट कर। देखिए ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा कि जो रामकृष्ण मिशन है वो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, वहाँ के नेताओं से आदेश मिलता है तब यहाँ पर काम किया जाता है, दिल्ली से आदेश आता है सीधा यहाँ से, ऐसा कहा ममता बनर्जी ने। देखिए वक्ता जी, यहाँ जो है हमारे इस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर करके बात करने के जो लोग कहते हैं, सरासर समझ लिए इस तरह का ये कहीं न कहीं एक लंबी षड्यंत्र हमारी पार्टी हमारी मुखिया के खिलाफ, ताकि यहाँ जो है एक ऐसा स्टेबल सरकार पिछले 12-13 साल से चल रही है ताकि ममता बनर्जी को हम बदनाम कर सके। लेकिन मैं वक्ता जी बोलना चाहता हूँ, यहाँ की बंगाल की जनता, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो उर्दू भाषी हो, चाहे वो बांग्ला भाषी हो, चाहे वो किसी भाषी हो या किसी प्रांत से हो, यहाँ सब ममता बनर्जी। चलिए एक मुद्दा होता है हक साहब, तो समझ में आता है कि साजिश के तहत किया जा रहा होगा। संदेश खाली के मुद्दे पर जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं साजिश रची जा रही है, लगातार चुनावों के बीच हिंसा की खबरें आती हैं, लोग मारे जाते हैं, तब आप कहते हैं साजिश। हर चीज में साजिश को नाम देकर सर आप अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? वक्ता जी, संदेश खाली एक प्री प्लान, आपने देखा होगा कि एक प्री प्लान एक षड्यंत्र था जिसका जो लोगों के सामने बात आई, 2000 रुपया के एवज में हमारी पार्टी को जो वहाँ की महिला की जो समझ लिया है, इस तरह का सरासर इस तरह का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने साफ जो हमारे यहाँ का विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारी सरकार तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है सर, एनसीडब्ल्यू झूठ बोल रहा है। देखिए वक्ता जी, ये सरासर जो है हाथ धो करके मेरे पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए ये जो चुनाव हो रहा 2024 ये बदलाव की चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा है सर, क्या मुद्दा है चुनाव का? 4 जून वक्ता जी, 4 जून को जो हमारे मित्र जो अभी बात बड़े बड़े राकेश जी बोल रहे हैं, 4 जून को समझ लिए ये सिद्ध हो जाएगा। किन मुद्दों पर आगे बढ़ रही है टीएमसी, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि इंडी गठबंधन के साथ तो आप हैं नहीं। योजनाएं वक्ता जी, यहाँ 67 योजनाएं ममता बनर्जी ने की है। क्या योजना है सर? एक बच्चा पैदा होने से लेकर के मनुष्य का मृत्यु तक के यहाँ हमारे यहाँ योजना किए हुए हमारे दीदी ने। आज सबसे बड़ा हमारे जो 1000 रुपया जो समझ लिए कि हमारी बहनें को मिल रही है, समझ लिए स्वास्थ्य साथी का क्या है नहीं यहाँ फैसिलिटी लोगों को, राकेश चीज का फैसिलिटी। राकेश पोद्दार जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हमारी सरकार जो है गरीबों का साथ है, इसलिए। राकेश पोद्दार जी, क्या आप लोगों को किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं मिल पाता है तो आप इस तरह के इल्जाम, इस तरह के आरोप और तमाम हिंदू विरोधी होने की घटनाओं को आप दूसरी पार्टियों पर थोप देते हैं? साफ इनकार कर रहे हैं हक साहब कि उनके यहाँ की सरकार जितनी अच्छी तरह से चल रही है उससे सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती है और उसमें से एक ये है संस्कृति और अध्यात्म। सर क्यों लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? क्या ये मुद्दा इतना जरूरी है
जनता का इससे कुछ फायदा हो पा रहा है? देखिए वक्ता जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि धर्म और राजनीति पति और पत्नी का रिश्ता है, लेकिन मैं धर्म के नाम पर राम भगवान को आस्था मानता हूं, राजनीति नहीं करता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने कभी राम का नाम नहीं लिया। जब से हम लोगों ने राम मंदिर बनाया उसके बाद हम लोगों ने किसी बार भी नाम लिया। हमारा आस्था है, हमारे भगवान है, देवता है, मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, विकसित भारत का नाम था। अगर इन लोगों से पूछा जाए, आपने सवाल पूछा, ये भी सवाल का जवाब इन लोग आपको नहीं दिया, लेकिन हमारा जो संकल्प पत्र है 2024 का, हम लोग चिंता करते हैं 70 वर्ष के बुजुर्गों को स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हम लोग वंदे भारत ट्रेन लाया, जिसमें स्लीपर कार, चेयर कार और मेट्रो लाने की बात हम करते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जोड़ने की बात करते हैं। दयानिधि मारन जो आप इतनी बातें करते हैं, इतने मुद्दे बताते हैं, इतनी योजनाएं बताते हैं, फिर आपके भाषणों से, मंचों से ये सारी चीजें गायब क्यों है सर? एक बार को भी ये चीजें सुनने में नहीं आती हैं कि आपने इतना विकास किया, आपने यहाँ पर विकास किया, आपने एक नई योजना यहाँ पर दी, आपने ये काम यहाँ पर किया। सुनने में तो सिर्फ मंगलसूत्र आता है, इसका छीन लिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, इसका अगर ये सरकार आती है तो संविधान बदल कर रख देगी, अगर ये आती है तो मुस्लिमों का आरक्षण ले लेगी। सर क्या ये कर रखा है आपने? इससे पहले तो हमने नहीं देखा कि इस तरह की राजनीति कभी भी हमारे सामने आई हो। सुनिए वक्ता जी, आपने प्रश्न पूछा तो पूरा जवाब। आपने इन लोगों से पूछा क्या राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी 370 खत्म कर। सर आप सरकार में है ना, जवाब हम आपसे लेंगे। नहीं, मैं जवाब में दे रहा हूँ, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने हम तो 370 लाने का काम किया, ये खत्म करने की बात करते हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ एक देश में एक निशान, एक संविधान और एक विधान पे हम देश चलाना चाहते हैं। एक कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान एक हमारा ग्रंथ है, इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, और ईसाई धर्म के जो बाइबल है उनको मानते हैं हम लोग। लेकिन इन लोगों के पास संविधान का एक छोटी सी किताब लेके रैली करते हैं और बताते हैं राहुल गांधी जी के संविधान खतरे में। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी अध्यादेश को फाड़ने वाले हैं, मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश को फाड़ने वाले लोग हैं, वो क्या देश को चलाने की बात करते हैं? और उसके बाद रहा लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में। मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, दिल्ली की सरकार चला ले, क्या लोकतंत्र की लूट नहीं हो रही? लोकतंत्र की बिल्कुल लूट हो रही है। ये लोग इस पर सवाल का जवाब नहीं करते क्योंकि इंडी गठबंधन में है। इनका देखिए कोई घोषणा पत्र आप उठा के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का अपना घोषणा पत्र होगा, कांग्रेस का अपना घोषणा पत्र होगा, और राष्ट्रीय जनता दल का अपना घोषणा पत्र होगा। आप बंगाल की बात करिए, दीदी की अपना घोषणा पत्र होगा। बताइए विधानसभा का चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव? हमारा एक ही संकल्प पत्र है, हम संकल्प पत्र पे ही काम करना चाहते हैं। हक साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। वक्ता जी मैं स्पष्ट थोड़ा सा और पूरा कर लेना चाहता हूँ। और मैं देश के प्रधानमंत्री जब भी घोषणा होगा चुनाव का, जिसके प्रधानमंत्री ने हमेशा विकास की बात करते हैं। ठीक है सर मैं आती हूँ वापस, मुझे आगे बढ़ना है सर। हक साहब अपनी 10 सेकंड में बात खत्म कर दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। जी वक्ता जी, हमारे मित्र राकेश जी बोल रहे हैं कि मैं संकल्प लेके आया हूँ, मैं संकल्प की बात करता हूँ। मैं उनको दोहरा देना चाहता हूँ कि 2014 में भी आपका संकल्प आया था, आपका 15 लाख का वादा था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार का वादा था। आपने कहा था कि 70 का पेट्रोल 35 रुपया हो जाएगा, और आपने बहुत सारी जो है जो काला धन आ जाएगा। तो वो क्या थी, वो जुमला थी क्या? मैं उनको बात बोलना चाहता हूँ। और दूसरी सवाल, उन्होंने कहा कि इन लोग जो है ध्रुवीकरण कर रहे हैं और देश को तोड़ मोड़ रहे हैं। आज फर्ज कर लिए कि आज 60 साल से देश कौन चला रहा था? कांग्रेस चला रहा था। देखिए मैं विपक्ष में, मैं टीएमसी हूँ, लेकिन जो देश चलाने का काम कर रहा था वो कांग्रेस चला रहा था। अगर कांग्रेस हॉस्पिटल नहीं बनाता, अगर सब कुछ नहीं बनाता, तो आप इलाज कहाँ कराते? एम्स कौन बनाया है? आज आपकी जो कार्यगति थी, आपकी कार्यगति ठीक है सर, ठीक है मैं पूरी बात करना चाहता हूँ। मैं लौटूंगी, मैं राकेश पोद्दार जी आपके पास भी लौटूंगी, हक साहब आपके पास भी लौटूंगी। भूपेंद्र कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, सारे मुद्दों को देख रहे हैं, जिस तरह से अभियान आगे बढ़ता गया, प्रचार आगे बढ़ता गया, मुद्दे बदलते गए और मुद्दे वहां तक बदल गए जो मुद्दे कभी न कभी जिस तरह के जो मैनिफेस्टो हैं उनमें भी कभी उनका जिक्र नहीं हुआ। ऐसे में क्या लग रहा है अब ये जो आखिरी चरण है, इस आखिरी चरण में संस्कृति और अध्यात्म को लेकर जो हथियार उठाया गया है, क्या लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है? देखिए, चुनाव का जो अंतिम चरण है, 1 जून को अंतिम चरण हो रहा है और उसकी चुनाव की जो प्रचार की अवधि है वो समाप्त हो रही है जी।
यहाँ पे बंगाल की 9 सीटें हैं और उड़ीसा की 6 सीटें हैं। इन दोनों सीटों पे चुनाव होने वाले हैं जो अंतिम चरण में है। मोदी जी ने दोनों जगह सभा की। हम अगर देश के विभाजन को अगर देखें, देश के विभिन्न विभाजित क्षेत्रों में, चाहे नॉर्थ को देखें, चाहे साउथ को, चाहे हिंदी बेल्ट को देखें, तो वहां पे देखिए पीटीए का फार्मूला लगाते हैं, एमवाई का फार्मूला लगाते हैं, और वहां पे इस तरह से यहाँ पे जो बंगाल और जो उड़ीसा का क्षेत्र है महत्वपूर्ण, जिसमें बंगाल है, बंगाल में हमेशा तुष्टीकरण की एक राजनीति होती रही है। आप अगर देखें तो एक हमेशा जो सत्ता में रहा वो एक वामपंथी विचारधारा लंबे समय तक रही, और वामपंथी विचारधारा हमेशा मुस्लिम वोट को अपने तौर आकर्षित करता था। लेकिन जब ममता बनर्जी जब सत्ता में आई और उन्होंने वामपंथी के किले को तोड़ा, और कांग्रेस का पहले ही समाप्त हो चुका था, तो जब तोड़ा तो उन्होंने भी उसी चीज को किया कि मुस्लिम वोट को अपने पैकेज में रखा और पैच करके, और वो अपना को हिंदू बताते हुए उसका एक ध्रुवीकरण करते एक कैंपेन बनाया और उसके तहत उन्हें एक पैकेट बनाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार कर रही थी और चीज को बढ़ा रही थी, तो वहां की जो समस्याएं थी, जो कलेक्टिव वोट हिंदू नहीं था, जो जाति में बटा हुआ था, तो उस चीज को वोट उस वोट को उन्होंने कलेक्टिव वोट बनाया। और वो उस कलेक्टिव वोट कैसे बना? वो धर्म की राजनीति से बना। उसकी आत्मा जो हमारे आराध्य हैं, वहां के जो हिंदुओं के आराध्य हैं, उन्होंने कहा कि उस चीज को उन्होंने इशू रखा। और कई जगह ऐसे वारदातें हुई, दंगे हुए, जिसके तहत ऐसी कार्रवाइयां हुई जिसके तहत हिंदू मुस्लिम डिवीजन हुआ। और उसके लिए एक अगर पॉलिटिकल विंग के रूप में अगर खड़ी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, और दूसरी विंग की तरफ अगर खड़ी हुई थी तो वो टीएमसी यानी ममता जी खड़ी हुई थी। अगर इस इशू में देखा जाए तो मैंने खुद देखा है, देखिए करप्शन के चार्ज टीएमसी पे लगे हैं इनके, देखिए भर्ती प्रक्रिया में इनके मंत्री अंदर हैं, उनके करोड़ों रुपए आए उनको अंदर गए। संदेश खाली का भी देखा जाए तो कोर्ट के जुडिशरी में है, वो उनके मिनिस्टर हैं, और निश्चित रूप से वो बहुत ही भयावह घटना है। अब वो चाहे उसके लिए कुछ भी कहें, और वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ के स्टेट एम्प्लॉई हैं, मैं खुद वहाँ गया हूँ, जो उनको टीए मिलता है वो उसमें बहुत अंतर है। बेसिक तो उनको मिल रहा है, लेकिन जो टीए है वो किसी को 4% 5% सेंट्रल के बराबर नहीं दिया, तो एम्प्लॉय में भी असंतोष है। दूसरा ये करप्शन का चार्ज ये है कि वहाँ पे ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है सिस्टम में। कोई काम ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ भी कराना है तो वहाँ पे हमने पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखा है तो वो ये भी उनका आरोप है कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, और कोई भी काम पैसा लेने देने से नहीं होता। इस सब इशू को बीजेपी उसको रन कर रही है, और बीजेपी उस जो उनका डिवीजन कलेक्ट खुद अपने आप को ब्राह्मण, अभी आपके हक साहब बोल रहे थे, वो खुद ब्राह्मण बताती हैं और हिंदू बताती है, तो वो जो वोट है और जो वो उनका मुस्लिम कैंपेन वाला वोट है, वो एक पैकेज बनता है और जिससे उनको जीत मिलती है। अब उसी चीज को प्रधानमंत्री जी या पुराने अगर हम देखें कि बीजेपी के पहले जो प्रभारी थे वहां पे कैलाश जी जो एमपी से गए थे, उन्होंने भी वही चीज की, उसको हिंदू वोट को कलेक्टेड वोट बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा हिंदू वोट की बात जो आपने की भूपेंद्र कुमार जी, हम समझना चाहेंगे कि देखिए कोलकाता और आसपास का जो इलाका है वहां पर 16 संसदीय सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है, और अगर इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हैं तो ये जो टिप्पणियां रही ममता दीदी की, ममता बनर्जी की, ये जो हिंदू संगठन थे जिनके ज्यादातर फॉलोअर्स बंगाल में हैं, आपको लगता है कि एक नैरेटिव अब सेट हो गया है इसको लेकर, और अब जो जहां पर मजबूत संगठन था वहां पर अब नुकसान पहुंच सकता है ममता बनर्जी को, क्योंकि दोनों ही संगठनों के लाखों भक्त हैं जो लोकप्रिय हैं, और ये धार्मिक एक तरह से संगठन है जिसके वो अनुयायी हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी का अपना एक गाइडलाइन का एक होता है, और जो इलेक्शन के टाइम पे जो एक मूवमेंट वाला वोट होता है, जो इश्यू पे बेस पे काम करता है, उस समय जो इन्फ्लुएंस होता है, जो इश्यू बनाए जाते हैं, जो जिससे कारण ध्रुवीकरण होता है, वो 10% अधिकतम वोट होता है जो ध्रुवीकरण के प्रभावित होता है, और वो कई चीजों में वो 5% वोट वो निर्णायक सिद्ध होता है। लोकसभा सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो, वो निर्णायक होता है। इसीलिए इन पहलुओं में राजनीति के जो बड़े बड़े धुरंधर लोग होते हैं वो इन इश्यू को उठाते हैं और उसका पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके वो शिफ्टिंग होती है वोट, और वो शिफ्टिंग करके वोट करते हैं। जैसे किसी लोकसभा में 10,000 20,000 या 50,000 की चीज है, और उस तरह से वहाँ 14 लाख वोटर है, और उसका वोट का प्रतिशत बढ़ाया उन्होंने, और वोट के प्रतिशत के कारण उसके 5 या 10% का पोलराइजेशन हुआ, तो वो क्या होता है, वो समीकरण बिगड़ जाते हैं, तुरंत बिगड़ जाते हैं, और वो वोट पार्टी दूसरी पार्टी को फायदा हो जाते हैं। तो ये दोनों राजनीतियां क्योंकि एमसी और इनके ऊपर
मतलब इंडिया ग्रुप का वो अपने को कहती तो है नहीं है, वो तो अलग से, इसलिए इंडिया ग्रुप तो दिखता ही नहीं है। तो उनका फाइट सीधा सीधा बीजेपी से है। और बीजेपी अपने इशू को जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर कर रही है कि वो बेसिकली अपने कार्डर का जो वोट तो होता ही है, लेकिन जो पोलराइजेशन वाला वोट होता है वो नई स्थितियां पैदा करता है और वो एक करंट की तरह काम करता है, लोगों के वजूद को हिलाता है, लोगों के मर्म को हिलाता है, लोगों की आत्मा को झकझोरता है। क्योंकि नेता इसमें जो संचार का जो प्रभाव होता है वो अद्भुत होता है, और वो संचार जब माइंड सेटअप पर पहुंचता है तो वो जब वोटर जब मतदान केंद्र पर जाता है तो वो शिफ्ट होता है, और वो किसी भी चीज से अगर प्रभावित हो तो वो शिफ्टिंग करने के बाद वो दूसरे शिफ्टिंग हो जाती है। तो इसके कारण ये हार और जीत के कैलकुलेशन बदल जाते हैं, इसलिए ये विषय लाए जाते हैं जिस सब्जेक्ट से जुड़े हैं। दूसरी बात, विकास तो होना ही चाहिए मेन चीज, लेकिन क्या है, हम धर्म को अलग नहीं कर सकते, ये राजनीति लोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि जब आप मान के चलिए जिस लोकसभा सीट में जिस जाति का वोटर ज्यादा होता है उस जाति के कैंडिडेट बनाए जाते हैं, तो राजनीति तो पार्टी वहां से करती है, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, तो आप तो कहां से लगा सकते हैं उस चीज को। और ये डिबेट करने से मुझे भी नहीं लगता कि अपन कुछ भी करें, आप पूरा उनके पास कैलकुलेशन होता है, आज के युग में डाटा रहता है, और वो उसी जाति के कैंडिडेट को उतारते हैं, और वो भी, और जो दूसरी विपक्ष पार्टी है तो वो भी उसी का जाति को उतारते हैं। और कई जगह ऐसा ही होता है कि जहां सर्वसम्मति से अगर कोई अच्छा वॉलेंटियर है, कुछ सर्वमान नेता है, तो बात दूसरी, बाकी तो पूरी राजनीति जाति के साथ होती है, धर्म के साथ होती है। ठीक है हक साहब, देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो अपनी खुद की ही नीतियां हैं। देखिए वो 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक भारत के आखिरी छोर की बात करें तो कन्याकुमारी में जा रहे हैं, और कहा जाता है कि वो वहां जा रहे हैं जहां पर विकसित भारत का सपना देखा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो जो विकसित भारत का लगातार एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो तो कहीं ना कहीं अब साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री उसके पीछे पुरजोर तरीके से लगे हैं। आप ऐसा क्यों कुछ नहीं करते हैं, लगातार इस तरह की राजनीति में क्यों फंसे हुए हैं? वक्ता जी हमारे जो अभी विश्लेषक जो हमारे भूपेंद्र कुमार जी जो अभी बात कर रहे थे, आप पूरे विश्लेषण कर रहे थे, हमें लगता है कि कहीं न कहीं इनके मतलब जो स्पीच बोल रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख करके इनमें बू आ रही है। नहीं, अगर आपके लिए बोलते तो शायद आप इस तरह का सवाल नहीं उठाते सर। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते उन्होंने अपना विश्लेषण किया है सर। नहीं, उन्होंने हमारे मंत्री के जो बात कहे कि जेल में है, तो जेल में है, उनके ऊपर में देखिए ये केस चल रही है, मुकदमा, उनको अगर पाया गया दोषी तो वो जेल में है। अपनी व्यक्तिगत आजादी है कि आप अपनी तरह से अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को रख सकते हैं। उन्होंने हमारे जो भूपेंद्र कुमार जी है, उन्होंने क्यों ने मणिपुर की घटना को बताया? मणिपुर जो साल मैंने सवाल नहीं किया ना उससे जुड़ा हुआ, तो वो क्यों बताएंगे सर? मैंने सवाल भी तो नहीं किया। मैं करना चाहता हूँ विश्लेषक के हिसाब से, रुकिए ना, एक भारतीय के हिसाब से, विश्लेषक के हिसाब से है, आपको स्पष्ट अगर हमारे पार्टी में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है उसको आप पब्लिश कर रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देखिए सर, अगर कहाँ आप कमजोर हैं, कहाँ मजबूत है, अगर वो बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी चाहिए। मुझे 1 सेकंड का मौका, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। हमारे जो मोदी जी के मित्र 28 मित्र जो विदेश भाग गए हैं लाखों करोड़ रुपया लेकर करके, उसमें हमारे भूपेंद्र जी क्यों खामोश है? सर, जो मैंने आपसे सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए वक्त की कमी है साहब, ठीक है। राकेश पोद्दार जी, नहीं सर, राकेश पोद्दार जी, देखिए विकास के मुद्दे को लेकर आप जिस तरह से आप कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लग रहा है कि उनका इरादा काफी मजबूत है इस सपने को साकार करने के लिए कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है वो पूरा होगा ही। किस तरह का मैसेज देश की जनता को देने जा रहे हैं, और वो भी उस दिन जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो रहा है? जल्दी से 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, वक्त की कमी है मेरे पास। देखिए वक्ता जी, हम लोगों ने पूर्व से लेकर पंजाब तक काम किया, चंद्रयान से लेकर किसान तक काम हम लोगों ने किया। सवाल मैंने आपसे किया है उस पर जवाब दीजिए मुझे। मैं विकसित पर ही आ रहा हूँ। नहीं सर, जल्दी से दीजिए सर, शॉर्टकट। तो मैंने कहा, देखिए हमारा एजेंडा हमेशा वक्ता जी है कि विकसित भारत कैसे हो, विश्व अर्थव्यवस्था कैसे बने, देश शक्तिकरण
कि आगे की ओर बढ़े, कैसे बढ़े, हम विश्व के पटल पर कैसे अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें। 2047 तक जिस देश को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, अब सोने का मुकुट ला के देने का काम करेंगे ये तो और देखने देश वाली को बात विकसित भारत बनाने का काम ये करेंगे। 4 जून को तय हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा वक्त है, आप लोगों को धैर्य रखना होगा। कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी ये देखने वाली बात है। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना मुकाबला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।